सर्वेभ्यो नमो नमः। जयतु संस्कृतं जयतु भारतम्। अद्य अहं भवद्भ्यां मम यात्रां वदामि यत् अहं कथं नेट् परीक्षाम् उत्तीर्णः अभवम्। अस्तु, चलतु पश्यतु कि मैंने नेट का जो सिलेबस रहा उसे कैसे पढ़ा, कैसे क्या-क्या चीज़ें पढ़ी, जिससे मैंने ईज़िली जो नेट का सिलेबस रहा वो मैंने क्रैक किया। सबसे पहले आप सभी को बता दूं, मैं एक यूट्यूब चैनल चला रहा हूँ जो कि है आयुष जैन के नेम से। आप सभी लोग सर्च कर सकते हैं आयुष जैन के नेम से इस यूट्यूब चैनल को। और आप जब इस यूट्यूब चैनल पे आए तो जरूर एक बार इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए, आपको ये जो मेरा यूजर आईडी है ये आप डालेंगे नेट पर तो आपको इजीली मेरा जो है वो चैनल मिल जाएगा, आयुष जैन, जिसमें एन 4 बार है। अस्तु, चलते हैं, देखते हैं कि नेट का एग्जाम जो रहा वो कैसा एग्जाम रहा और उसमें हमने कैसे किया। मैं आपको बता दूं, ये आपके सामने मैंने एक पीडीएफ खोली है। आप इस पीडीएफ को देख रहे हैं। इस पीडीएफ में जो एएमएस करके हमारे सामने बीएचयू के एक जो शोध छात्र हैं उनकी ये जो पीडीएफ है उन्होंने ये बनाई है, अंबुज मिश्र जी ने। उनकी ये जो पीडीएफ है ये मुझे एक तरीके से बहुत सार्थक लगती है संस्कृत कोड जो 73 कोड है उसकी पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि इसमें सारे ही विषय को बहुत अच्छे से स्पष्ट किया है। मैंने भी इससे अपनी बहुत अच्छे से पढ़ाई की थी। देखिए, नेट का पेपर क्रैक करना कोई मुश्किल काम नहीं होता, क्योंकि उसमें आपका सिर्फ एक निरंतरता चाहिए आपकी पढ़ाई में। और वह निरंतरता कैसे आएगी, वह अभ्यास कैसे आएगा? वह अभ्यास आने का सिर्फ एकमात्र तरीका है कि आप अपने आप को भी समय दें, आप अपनी पढ़ाई को भी समय दें। आप अपनी पढ़ाई को 2 हिस्सों में बाँट लें। क्योंकि देखिए, पेपर तो दोनों का आता है, पेपर 1 भी आता है, पेपर 2 भी आता है। पेपर 1 लोगों को मुश्किल लगता है कि पेपर 1 आखिर करें तो करें कैसे? देखिए, पेपर 1 कोई मुश्किल नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। पेपर 1 मैंने कैसे किया था, तो पेपर 1 मैंने किया था, आप अगर यूट्यूब पे जाएँ, ठीक है? आप एक बार अपने भी जो है वो यूट्यूब खोल सकते हैं, आप अपने यूट्यूब पे जाइए, ठीक है? यूट्यूब पे जाने के बाद में आप यूट्यूब में 2 पेज सर्च कीजिए। देखिए, मैं यहाँ पे किसी भी पेज का प्रमोशन करने नहीं आया हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको खाली बता रहा हूँ कि आप अगर उन पेजेस पे जाके पढ़ते हैं तो आप इज़िली नेट का सारा सिलेबस कवर कर सकते हैं। पहला है यूजीसी अड्डा, जो यूजीसी नेट अड्डा 247, इस पेज पे जाएँगे, पेपर 1 का पूरा कंप्लीट आपको जो चाहिए वो मिल जाएगा। जिस मतलब यूनिट का चाहिए उस यूनिट का मिल जाएगा, 10 की 10 यूनिट का मिल जाएगा। सबसे बेस्ट मुझे मैथ्स को ही पढ़ाने वाला अगर लगता है यूजीसी नेट की सारी चीज़ों में, तो वो है रजत सर। आप रजत सर के माध्यम से जो हैं वो इन रजत सर को देख सकते हैं। आप रजत सर के माध्यम से जो है वो सारे मैथ्स कवर कर सकते हैं। आपका डीआई कहीं नहीं जाएगा, आप डीआई बहुत अच्छे से कवर कर सकते हैं। डीआई के बाद में आपके पास में क्या बचता है? डीआई के बाद में आप रीजनिंग बचती है, रीजनिंग अच्छे से कवर कर सकते हैं, ठीक है? आप रीजनिंग प्रॉपर तरीके से देख सकते हैं। रीजनिंग के बाद में आपको अगर चाहिए कि भाई आपको रिसर्च एप्टीट्यूड वगैरह ये सारी चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं, तो आप जब ये यूजीसी अड्डा का आप मतलब आप खोलेंगे पेज, तो यूजीसी अड्डा में आपको देखिए, मैं अंशिका मैम का जो क्लासेस हैं, अंशिका मैम के बारे में भी दिखा देता हूँ। अंशिका मैम, ये आपको अंशिका मैम की हायर एजुकेशन क्लास दिख रही होगी जो कि अपकमिंग है। ऐसे ही अंशिका मैम बहुत सारी क्लासेस लेती हैं। आप उनसे, अंशिका मैम से जो सारी चीज़ें हैं, उनकी प्लेलिस्ट यहाँ पे डली है, ये रही अंशिका मैम की क्लास। ये ईवीएस भी एक सब्जेक्ट है, उनको भी पढ़ाती है, ईवीएस सब्जेक्ट भी पढ़ाती हैं। साथ-साथ में इनके बहुत अच्छे खासे आपको प्लेलिस्ट, आप जो प्लेलिस्ट में आएँगे, प्लेलिस्ट चेक करेंगे, तो आपको ईज़िली सारी चीज़ें, सारे प्लेलिस्ट जो है हायर एजुकेशन की पूरी प्लेलिस्ट है, प्रॉपर तरीके से आपको सारा सब कुछ देखने मिल जाएगा। ये जो 2 पेज हैं, ये दोनों पेज आपका पेपर 1 बहुत अच्छे से कवर कर लेंगे। रही बात पेपर 2 को कैसे पढ़ें, तो देखिए, जो भी मेरे साथ में यहाँ पे मेरे मित्र बैठे हुए हैं जो कि 73 कोड से संस्कृत की पढ़ाई कर रहे हैं। देखिए, अगर आप संस्कृत पढ़ रहे हैं, तो आपको संस्कृत का उच्चारण, संस्कृत का संभाषण ये सब आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप संस्कृत संभाषण नहीं करेंगे, तो आपका संस्कृत पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। संस्कृत संभाषण बहुत ज़रूरी है। अब संस्कृत का जो ये 73 कोड का पेपर है, कैसे पढ़ें? बहुत लोगों को मुश्किल लगता है। देखिए, अपने पास में सामने 10 यूनिट है। वेद से लगाकर हम चलते हैं साहित्य तक, ठीक है? अब आप देखिए, कोई ना कोई ब्रांच से तो होंगे ही होंगे, जैसे मैं था साहित्य से।
तो मुझे साहित्य जो है वो 80% मुझे साहित्य आता है। अब उसके बाद रही बात, कोई ज्योतिष का होता है, कोई व्याकरण होता है, कोई मीमांसक होता है, ठीक है? आप कोई ना कोई इन 10 में से किसी ना किसी पे आचार आप कर रहे होंगे या कर ली होगी। अब आप जिस सब्जेक्ट से बिलॉन्ग करते हैं, सबसे पहले उसको पक्का कीजिए। सबसे पहले अगर आप उसको कवर करेंगे तो आप इज़िली जो है वो 10 नंबर, 15 नंबर वहाँ से उठा सकते हैं। समझ रहे हैं? क्योंकि साहित्य और व्याकरण, इन दोनों से कम से कम 10 से 12 प्रश्न तो बनते ही बनते हैं। व्याकरण से 12 प्रश्न, 10-12 प्रश्न इज़िली बनते हैं। साहित्य से 10-12 प्रश्न इज़िली बनते हैं। तो आप जब तक इनको कवर नहीं करेंगे, आप इज़िली इस एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर पाएँगे। क्रैक भी कर लेंगे तो आप जेआरएफ नहीं कर पाएँगे। देखिए, रही बात ये, अब बचा वेद, ज्योतिष। ज्योतिष देखिए सबसे ईज़ी मुझे लगता है ज्योतिष है, क्योंकि ज्योतिष में सिर्फ़ याद करने वाली चीज़ें हैं। आप अगर इस पीडीएफ के माध्यम से भी पढ़ते हैं तो ज्योतिष जो है वो सिर्फ़ याद करने वाली चीज़ें हैं, और याद करने वाला उसमें कुछ ज़्यादा है भी नहीं है। सिर्फ़ लिमिटेड चीज़ें याद करने वाली हैं, ठीक है? उसके बाद में अब आपके पास में ये दर्शन बचे, ठीक है? पुराने इतिहास तो देखो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, उसका कोई और ऑप्शन नहीं है। ईज़िली इस पीडीएफ के माध्यम से आप सारा विषय पढ़ सकते हैं। उसके बाद धर्मशास्त्र, मीमांसा, न्याय वैशेषिक, वेदांत, सर्वदर्शन, तो ये सारा जो आप ये है, ये सर्वदर्शन के अंदर 5 यूनिट समाहित हो गई, ठीक है? दर्शन की जो है वो 5 यूनिट है, ठीक है? फिर उसके बाद में ज्योतिष की, व्याकरण की, साहित्य की, वेद की और पुराण इतिहास, ये 5 अलग से बची। तो आपका टॉपिक देखिए कितनी जल्दी जो है वो 2-3 टॉपिक में अलग-अलग में डिवाइड हो गया। क्या-क्या डिवाइड हुआ? सबसे पहले तो दर्शन विषय अलग करिए। आपको दर्शन के लिए अलग से घोर के पीना पड़ेगा। दर्शन आप इज़िली नहीं समझ पाएँगे, क्योंकि दर्शन में आपको कोई भी चीज़ कहाँ से उठा के पूछ ले, नहीं दे सकते। पुराण इतिहास में सबसे पहला और एक क्वेश्चन कि पुराण की परिभाषा, हर प्रश्न हर एग्जाम में, चाहे जून का, चाहे दिसंबर का, चाहे कोई भी हो, आता है ये प्रश्न। पुराण की परिभाषा, तो पुराण की 10 परिभाषाओं से ज्यादा क्या है? पुराण की 10 परिभाषाएं हैं, याद कर लीजिए रट के, आप इजीली कर सकते हैं। पुराण की 10 परिभाषा, ये आपका 2 प्रश्न, मतलब 2 मार्क्स का जो एक प्रश्न है, ये हो गया। अब पुराण में से कहीं से भी प्रश्न पूछेगा कि ये पंक्ति कहाँ से दी, तो नहीं बता पाओगे। लेकिन जब तक आप उसका डीप अध्ययन नहीं करोगे तो कहाँ से बता पाओगे? इसलिए जो प्रश्न आपको इजीली मिल रहे हैं, जैसे ज्योतिष, ज्योतिष जो है एक बहुत इजी विषय है, क्योंकि इसमें आपको जो नक्षत्र हैं, ठीक है, नक्षत्र के स्वामी हो गए, फिर उसके बाद में इजीली आपको ये जितनी भी चीजें ज्योतिष में पूछी गई, ये सब याद करने वाली चीजें पूछी गई हैं। इसमें अलग से और कोई फंडा है ही नहीं, अलग से कोई ऐसा वो नहीं है कि भाई आपको कुछ और पूछ लेगा। जो ज्योतिष के सब्जेक्ट में याद करने वाला नॉर्मल नॉर्मल टॉपिक है, वो आप इजीली याद कीजिए, तो आपको वो आराम से देने के लिए मिल जाएगा। मेरा क्या शेड्यूल रहा पढ़ने का, मैंने कब पढ़ाई की, कब मैं उठता था, कब मैं सोता था, वो आपको थोड़ा-सा मैं एलाबोरेट कर देता हूँ। देखिए, मैंने तो सबसे पहले क्या किया रहा कि जैसे एग्ज़ाम है मेरा 20 दिन बाद, वैसे तो 20 दिन, मैं सिर्फ़ एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ। जैसे आज मान लीजिए, आज कितनी तारीख है? आज है 18 अक्टूबर, और एक फॉर एग्ज़ाम्पल कि 18 दिसंबर को जो है वो एग्ज़ाम होने वाला है दिसंबर का। 18 अक्टूबर से 18 नवंबर, 18 नवंबर से 18 दिसंबर, 2 महीने एग्ज़ैक्ट, 2 महीने में 60 दिन। तो मैंने अपने सामने एक पेज बना लिया था कि 60 दिन उल्टी गिनती में लिख दिया कि मेरे पास में 60 दिन बचे हैं, इसको मुझे कवर करना है। अब 60 दिन में मैंने मनसिक्स बनाया कि भाई 60 दिन में मेरा जो है वो व्याकरण कितना मजबूत है, मेरा साहित्य कितना मजबूत है, मेरा ज्योतिष कितना मजबूत है, फिर उस हिसाब से मेरा दर्शन कितना मजबूत है, फिर मुझे कौन-सा समय किस चीज़ में देना है। क्योंकि अब आने वाले 60 दिनों में मैं प्रॉपर तरीके से वो सारा सिलेबस कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा। उसमें भी मुझे एक चीज़ ज़रूर देखने को मिली कि मैंने जो अपना मूल समय रहा, क्योंकि देखिए मैं व्याकरण से नहीं, मैं साहित्य से बिलॉन्ग करता हूँ। व्याकरण जो है वो मुझे बहुत ही हार्ड पड़ती है, इसलिए मैंने व्याकरण को किया, लेकिन दिन में आधा घंटा, 45 मिनट इतना व्याकरण को दिया। रही बात दूसरी चीज़ें, जैसे मेरा ज्योतिष, ज्योतिष मुझे बहुत ही अच्छे से और जल्दी याद हो जाता है, मुझे सरल लगता है ज्योतिष। तो ज्योतिष में जो रटने वाली चीज़ें हैं, जो याद करने वाली चीज़ें, वो डेली मैंने सुबह 1 घंटे पढ़ाई की। सुबह उठा, एक बार ज्योतिष देखा, आधे घंटे में मेरा पूरा मैंने ज्योतिष देख लिया। जो मैंने नोट्स बनाए वो देख लिए, या फिर जो इस पीडीएफ में नोट्स हैं, आप इज़िली ज्योतिष वाले सेक्शन में जाके देख सकते हैं। जैसे मान के चलिए मैं आपको दिखाई ही देता हूँ कि आप ज्योतिष वाले सेक्शन में जाके देख सकते हैं, जो इजीली ज्योतिष के क्वेश्चंस हैं, जो इसका सब्जेक्ट है वो आप
एक सेकेंड। हाँ, तो जो ज्योतिष का सिलेबस है पूरा, आप करेंगे तो आप इजीली उस चीज को समझ पाएंगे। ये देखिए, चलिए यहाँ से ज्योतिष चालू है ऊपर से, एक बार चलते हैं। यहाँ से ज्योतिष चालू है। अब इसमें क्या क्या है? नक्षत्र का परिचय, राशि का परिचय, ग्रह का परिचय, दशम भाव विचार और नवविध कालमान। अब इसमें है क्या? नक्षत्र परिचय में कुछ मुश्किल नहीं है। राशि परिचय, उनके स्वामी कुछ नहीं, ग्रह ग्रह उनके स्वामी, दशम भाव विचार। ये जो है, ये आप डेली अगर एक बार देखोगे ना, तो आपके जो 10 मार्क्स, 10 से 12 मार्क्स, 15 मार्क्स, जितने का भी, 16 मार्क्स जितने का भी आए, एकदम मजबूत हो जाएगा आपका क्या, ज्योतिष। ये ज्योतिष जो है वो आपको इजीली स्पष्ट नंबर है, क्योंकि इसमें कुछ याद, मतलब उसमें कुछ अलग से घुमावदार नहीं है। पूछेगा कि आप अश्विनी नक्षत्र के स्वामी बताइए, ट्रिक्स क्या है याद करने की, वो चीज भी देखने वाली होती है। जो ये वाला है, इसकी मैंने एक स्टोरी बनाई थी। ठीक है, आप भी अपने हिसाब से स्टोरी बना सकते हैं। देखिए, सबका अलग अलग कैपेसिटी होता है, सब अपने अनुसार बनाते हैं। ठीक है। अब इसमें किसका क्या, कौन से स्वामी हैं, किस नक्षत्र क्या पड़ता है, ये आपको प्रॉपर देखने पड़ेंगे। ये देखिए, ये नहीं आता है, मतलब मैंने तो अभी तक नहीं देखा है, आप भी अपना समय व्यर्थ मत कीजिएगा। ठीक है। उसके बाद नीचे देखते हैं, नीचे। अच्छा, ये इसकी भी आप स्टोरी बना सकते हैं, मैंने भी स्टोरी बना के याद किया था। नंदा भद्रा जया रिक्ता पूर्णा, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे हो जाएगा। ठीक है। तो मतलब डेली आप इस चीज को देखोगे तो आपके दिमाग में ये सारी चीजें सेट हो जाएंगी। अब रही बात क्या, अब रही बात रही अन्य दर्शनों की। तो दर्शन देखिए, आपका मजबूत नहीं है तो आपको दर्शन के लिए जो अलग अलग दर्शन के मूल ग्रंथ हैं, आपको एक बार वो देखने जरूर पड़ेंगे। याज्ञवल्क्य स्मृति जो है वो आपको देखनी ही पड़ेगी। याज्ञवल्क्य स्मृति से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। ठीक है। और मीमांसा दर्शन, ठीक है, आपको वो देखनी ही पड़ेगी। मीमांसा न्याय सूत्र, ये सारी चीजें आपको देखनी ही पड़ेंगी, क्योंकि उनसे प्रश्न बनते हैं। आप मूल प्रश्न वहां से बनेंगे तब जाके आप वो कर पाएंगे। ठीक है। अब इसके बाद क्या, ज्योतिष कर लिया आपने। फिर उसके बाद में अगर आपका साहित्य अच्छा है तो ठीक है। साहित्य अच्छा नहीं है तो आप एक बार, आपको साहित्य भी स्टार्टिंग से पढ़ना चालू करना पड़ेगा। अब देखिए क्या है, नेट का जो आपको अगर एग्जाम निकालना है तो उसके लिए आपके पास में टाइम टेबल प्रॉपर होना जरूरी है। बिना टाइम टेबल के आप कर नहीं पाएंगे। अगर आपको सामने दिखेगा कि यार सिर्फ 60 दिन बचे हैं और मेरे पास में सिलेबस इतना ज्यादा है, मैं इसको कवर कैसे करूं, तब तो आपका पढ़ाई में मन लगेगा। और अगर आप 60 दिन ये मतलब नहीं बनाओगे अपना टाइम टेबल, तो आप सोचोगे कि यार अभी तो काफी टाइम है, हम अपने हिसाब से कर लेंगे। तो वो थोड़ा-सा एक डिफ़िकल्ट स्टेज पड़ जाती है जब हमारे पास में समय कम बचता है और सिलेबस बहुत ज़्यादा होता है, तब टेंशन बढ़ने लगती है। अभी 2 महीने आपके पास में हैं, तो मेरे अनुसार तो आपको जो ये 2 महीने हैं, इनका प्रॉपर इस्तेमाल करना चाहिए। आपको अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। साथ ही साथ में आप मुझे ये भी बता सकते हैं कि आपका कौन-सा जो है वो सब्जेक्ट मजबूत है, उसके अनुसार मैं आपका जो पढ़ने का सिलेबस पूरा कैसे आपको कवर करना चाहिए, वो मैं आपको हेल्प कर दूँगा, वो समझा दूँगा। अब क्या करना चाहिए? अंतिम जो 60 दिन बचे हैं उसमें हम क्या करें? देखिए, पहला पेपर देखिए आपको बहुत अच्छे मार्क्स दिला सकता है, यही आपको जेआरएफ दिलाएगा। पहले पेपर में देखिए, मुझे पता है काफ़ी लोगों का मैथ्स बहुत कमज़ोर होता है, तो मैथ्स के लिए मैंने आपको बताया अनअकैडमी पे जाइए। रजत सर की क्लासेस डली हैं, बाप ऑफ ऑल रिवीजन, मंजिल, पेपर 1 भौकाल, महाक्रांति, इनका कोई तोड़ नहीं है, क्योंकि रजत सर जैसे पढ़ाते हैं ना, वैसा कोई और पढ़ा नहीं सकता। आपके दिमाग में सेट हो जाएँगी सारी चीज़ें, ठीक है? तो पेपर 1 आपको ये बहुत अच्छे से कवर करवा देंगे, इनकी प्लेलिस्ट में है, वो कर लीजिएगा। अगर आपको डिटेल में पेपर 1 करना है, देखिए डिटेल का भी समय नहीं बचा है, आपको तो टॉपिक वाइज देख के कवर करना चाहिए। फिर भी अगर डिटेल में करना चाहें तो आप जो अड्डा है उनका सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, वो आपको 1500, 2000, 3000 जितने का भी पड़ेगा, उतने का पड़ेगा। नहीं, अगर कोई नहीं लेना चाहता तो वो नॉर्मली प्लेलिस्ट में आए और प्लेलिस्ट के हिसाब से एक एक यूनिट सर्च करे और वो पढ़ना चालू करे, चाहे अनअकैडमी का पेज हो, चाहे यूजीसी अड्डा का पेज हो, दोनों पे आपको सब बेस्ट मिल जाएगा। अब रही बात 73 कोड, क्योंकि उसकी ऑनलाइन कहीं क्लासेस नहीं मिलती हैं, तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, मैं आपकी हेल्प करूँगा। 73 कोड में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो करने में। इसके बाद में मैंने आपको जो ये पीडीएफ बताई, अगर किसी के पास नहीं है तो मैं उसको भेज दूंगा, और जिसके पास में है मैंने ग्रुप में तो डाल ही रखी है, और ग्रुप में ये है पीडीएफ अवेलेबल, एएमएस करके पीडीएफ का नाम है। ठीक है, अंबुज मिश्र जी की है।
और इस पीडीएफ में आपको 465 पेज मिलेंगे। इसकी आप प्रिंट आउट निकलवा लीजिए। आप बहुत अच्छे से इसको कवर कर सकते हैं। और इस पीडीएफ बस को आप अगर कंप्लीट से पढ़ेंगे तो आप इजीली जो 100 प्रश्न आते हैं, 100 में से आप 70 या 60, 70, 65, 70 इतने प्रश्न तो आप इजीली क्रैक कर लेंगे, क्योंकि इस पीडीएफ के अंदर इतना अच्छा माल है। इन्होंने इतना अच्छा काम किया है। मैंने पढ़ा है, इसलिए मैं डंके डंके की चोट पे कह रहा हूँ। अच्छा, चलिए अब आप इसको कैसे कवर करें, क्योंकि अगले 60 दिन में क्या किया जाए? 60 दिन में मैं किसको कितना समय दूं? तो यहाँ पर अपने सामने 10 यूनिट है। ठीक है, दिन में 24 घंटे मिलते हैं। 24 घंटे में से 6 घंटे 7 घंटे सोने के निकाल देते हैं। ठीक है, 24 में से 6 घंटे अगर मैंने सोने के निकाले, तो अपने पास में फिर भी 18 घंटे बचे। 18 घंटे में 2 घंटे मैं खाने पीने और फ्रेश अप वगैरह के नहाने धोने के निकाल देता हूँ। तो कितने अपने पास में बचे? 16 घंटे। 16 घंटे में अपने अगर आप 2 घंटे भी रिलैक्सेशन के भी ले लो, अधिकतर वैसे लेना नहीं चाहिए, ले लो, फिर भी कितने 14 घंटे अपने पास में बच जाते हैं। अब आप कहोगे कि यार सिर्फ 14 घंटे पढ़ते रहेंगे और कोई काम नहीं है। तो देखो, अगर आपको निकालना है तो अभी सिर्फ 60 दिन है, 14 घंटे तो आपको देने पड़ेंगे। 14 नहीं तो 10 घंटे तो दिन के देने पड़ेंगे। अगर आप 14 घंटे देंगे तो 4 घंटे तो पेपर वन के लिए चाहिए। पेपर वन के लिए 4 घंटे से कम तो आप लगोगे नहीं, पेपर वन के लिए 4 घंटे चाहिए। रही बात पेपर टू के लिए 10 घंटे मतलब 10 यूनिट, हर यूनिट का 1 घंटा। अब आप कहोगे कि यार इतना हर घंटे के लिए थोड़ी अपन कर सकते हैं, तो ऐसा कर सकते हो कि एक बार कोई वेद का एक टॉपिक उठाओ, उसको 2 घंटे में खत्म करो। फिर उसके बाद व्याकरण, ज्योतिष ऐसे कोई उठा लो, जो आपको इजी लगता है उसे आप सबसे पहले कवर करो। मुझे तो यही सबसे अच्छा लगता है कि जो सबसे इजी है, सबसे पहले उसे खत्म करो, उसके नोट्स बनाओ, उसे डेली पढ़ो, क्योंकि वो आपको मजबूत हो जाएगा, वो आपको ज्यादा नंबर देगा। अगर आप ये करेंगे कि मुझे सबसे कठिन ये लगता है और मैं सबसे पहले ये करूंगा, तो कठिन में तो एक तो आप उसको अच्छे से समझ नहीं पाओगे, समझेगे नहीं तो दिमाग में चीजें बैठेंगी नहीं, और फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे, फिर आपको लगेगा कि यार छोड़ो, इतना मुश्किल है, क्यों पढ़ाई करें। तो थोड़ा सा वो हो जाता है, लैक ऑफ मोटिवेशन हो जाता है अंदर से। संस्कृत जो है वो सबसे सरल है, लेकिन अगर आप उसके मर्म को समझोगे तब। ठीक है, आपको अगर कोई भी हेल्प चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें, मेरे चैनल पे कोई भी कमेंट कर दीजिए, मैं आपको कॉल कर लूंगा, मैसेज कर दूंगा। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके आने वाले एग्जाम के लिए। जिन्होंने नेट का एग्जाम क्रैक कर लिया उनके लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। और इस बार तो सबका बहुत अच्छा एग्जाम किया है, रिजल्ट भी सभी लोगों का अच्छा आया है। मेरे काफी मित्रों ने इस बार नेट निकाला है। अब साथ में मिलके आप सभी लोग भी जेआरएफ निकालिए, वही एक शुभकामनाएं हैं अग्रिम। और पीएचडी के लिए जरूर एनरोल कीजिए, जहां भी पीएचडी का फॉर्म आता है। पीएचडी की जितनी भी जानकारी है आप मुझे भी अपडेट करते रहिए, मुझे भी बताते रहिएगा। हम साथ में मिलके कुछ अच्छी जगह पे पीएचडी भी कर सकते हैं, कुछ अच्छे विषय में कर सकते हैं। और आप चाहें तो मेरा जो ये पेज है, मुझे भी आप अगर चाहें तो सपोर्ट कर सकते हैं। मेरे पेज में आप सपोर्ट करेंगे तो हम भी संस्कृत से रिलेटेड सारी चीजें डालते रहेंगे। और आप सभी के लिए बहुत बहुत बधाइयाँ। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम। संस्कृत को जीवन समर्पित करते रहिएगा। ठीक है, पठामी संस्कृतम नित्यम वदामी संस्कृतम नित्यम, यही हमारा एक लक्ष्य होना चाहिए। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको अगर और कुछ लगता है कि मुझे इस विषय में शंका है, तो मुझे मैसेज कर दीजिएगा, हम आपकी शंका को दूर कर देंगे। चलिए मिलते हैं आप सभी से। जय तु संस्कृतम जय तु भारतम। जय हिंद।